चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन चालू करेंगे बेटा। जो अपन ने SQC 1 के अंदर पढ़ा था कि किसी भी फर्म को अपने यहाँ इस तरह की नीतियां एवं प्रक्रियाएं लगानी चाहिए जो कि गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम बना सके। तो उन नीतियों और प्रक्रियाओं में क्या शामिल है उस पर हमने चर्चा की थी। और 5 हमने आपको वो नीति प्रक्रियाएं बताई थी। ठीक है, उनमें से कुछ हमने चर्चा कर ली थी। और अब बाकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या था देख लेते हैं। हाँ, एक मिनट। हमने लास्ट एक चीज छोड़ी थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना जब अंकेक्षण कार्य पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद फर्म में कोई जो सीनियर पार्टनर है, या अगर कोई फर्म में सीनियर पार्टनर नहीं है किसी भी वजह से, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो कोई बाहर का व्यक्ति, फर्म से बाहर का व्यक्ति जो कि फर्म से जुड़ा हुआ है या फर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति को बुलाकर उससे एक बार समीक्षा करवाई जाती है। देखिए, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इसे कराने के पीछे एक छोटा सा उद्देश्य बस इतना सा होता है कि अंकेक्षण कार्य जिस साझेदार ने करा या जिस टीम के जिन सदस्यों ने करा, अपनी गलती कभी पता नहीं चल पाती। बहुत सामान्य सी बात है, जानते हैं आप अच्छे से, अपनी गलती पता करना सबसे मुश्किल काम होता है, उसे ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, वो ढूंढना आसान नहीं होता। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप कोई काम करते हैं तो जो गलती आप कर रहे हो वो पकड़ में शायद ना आए और रिपोर्ट इश्यू हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या बोला कि एक बार कार्य की समीक्षा करा लो। अगर आपके वो लोग क्या करेंगे, जैसे आपकी फर्म का कोई बहुत बड़ा साझेदार है, सीनियर है, वो क्या करेगा, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा, शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ। वो क्या करेगा, वो आपने जो भी काम करा है उसको देखेगा, खास तौर पे आपके दस्तावेजों, आपने ऑडिट करी होगी, अंकेक्षण का दस्तावेजीकरण हम करते ही हैं। और उस अंकेक्षण को करके जो आपने राय बनाई है उस राय को मिलाएगा कि आपके दस्तावेजीकरण से पता चलेगा कि आपने क्या कार्य करा, कैसे करा, और दस्तावेजीकरण से उससे आपको ये पता चलेगा कि ओपिनियन क्या बने। दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत करके, उससे हम अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। तो कार्य पूरा होने के बाद मुख्य साझेदार या अन्य बाहरी अंकेक्षक द्वारा उस कार्य की समीक्षा, अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में, या ऐसे लिखें, कार्य की समीक्षा के दौरान यह संभव है कि, क्या संभव है भाई, कि अंकेक्षण टीम की राय एवं समीक्षा करने वाले व्यक्ति की राय में अंतर हो सकता है संभव। सामान्य तौर पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर यह संभव है। ठीक है, तो जो भी समीक्षा करने वाला व्यक्ति है, अब वो चाहे आपकी फर्म का ही कोई व्यक्ति हो और या बाहर का कोई व्यक्ति हो, जैसा हमने कहा ना, ये तो फर्म के मुख्य साझेदार और या फिर कोई बाहरी अंकेक्षक, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में, चलो लेते हैं, अंकेक्षण रिपोर्ट तभी जारी की जानी चाहिए जब
मतलब ऊपर जो अंतर का समाधान निकाल लिया गया। देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, ये बहुत ही सीरियस इशू है। क्यों सीरियस इशू है? क्योंकि जो व्यक्ति समीक्षा कर रहा है उसकी राय में और जिसने अंकेक्षण करा, दोनों की राय में फर्क है। अब या तो समीक्षा करने वाले व्यक्ति गलत होगा या तो अंकेक्षण करने वाला। तो ये जो अंतर आया है, इस अंतर का समाधान निकाल लेना बेहद आवश्यक होता है या होना चाहिए। इस अंतर का जो है समाधान निकालना बेहद आवश्यक होना चाहिए। एक चीज। दूसरी बात, अभी बात अलग है, इसको कहाँ लिखे? तो ये हो गई बात, ऐसे बनाता हूँ। अभी आपने लिखा तो नहीं ना? ऐसे बनाता हूँ। हो गई एक बात। ये दूसरी बात, यदि समीक्षक, समीक्षक से मतलब है समीक्षा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, यहां पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपकी फर्म का व्यक्ति हो या बाहरी व्यक्ति, इसको समीक्षक की जगह अगर आप चाहें तो गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सही कर देता हूं यार, ये क्या, वरना आप गलत ही लिखते रहोगे। मुझे लग रहा है आप भूल जाओगे एग्जाम से पहले। एवं मैं पूरा ही लिख देता हूं, गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक। ठीक है, क्या ना फालतू एग्जाम में गड़बड़ हो। यदि गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक, ठीक है, के द्वारा दिए गए सुझावों सुझावों के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाता एवं यदि वह मामला नहीं सुलझता। अब नहीं सुलझता मतलब कौन से मामले की बात कर रहे हो? अरे भाई, उसके द्वारा दिए गए सुझावों की हमने पालना नहीं करी, और चूंकि उसके द्वारा दिए गए सुझावों की हमने पालना नहीं करी, इसलिए वो मामला सुलझा नहीं। तो वह मसला या मामला फर्म के निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सुलझाना चाहिए। जो भी, अब आपने अपने अंकेक्षण में कोई ना कोई तो, अपनी फर्म में कोई ना कोई प्रक्रिया तो लगाए रखी होगी। ठीक है जैसे अन्य अभ्यासरत पेशेवर से सलाह करके, अब क्या करेगा आदमी, कुछ तो करेगा ही ना। अन्य अभ्यासरत पेशेवर से सलाह करके या किसी पेशेवर संस्था, अब हमारे लिए तो पेशेवर संस्था भाई आईसीएई है, किसी पेशेवर संस्था
से सलाह लेके। देखिए यहां आप मेरी बात समझिए, यहां बात लड़ने की नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे हमने गुणवत्ता नियंत्रक समीक्षक को बोला, अब समीक्षक जो है वो अपनी बात कह रहा है, हो सकता है उसकी बात सही हो, हम उसकी बात को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे या उसे गलत साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहते। ठीक है, हम नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन ये संभव है कि उसने जो हमें बताया वो दो बातें होंगी, अगर उसकी और मेरी अलग अलग है तो या तो उसने अपने काम में कोई गलती कर दी है या तो हमने गलती कर दी, दोनों में से एक बात तो होगी ही, दोनों बातें ना हो तो एक तो होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस मामले को सुलझाना तो पड़ेगा ना। तो क्या करें, या फिर आपने उसकी रिकमेंडेशंस, उसके जो भी सुझाव है उनको स्वीकार नहीं करा, और सुझावों को स्वीकार नहीं करने के पीछे आपके पास कोई ना कोई उचित कारण हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आपके पास उस संबंध में उचित कारण नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपके पास कोई उचित कारण, लेकिन उसको फिर मसले को सुलझाना तो पड़ेगा ना किसी भी तरीके से। तो हमें, अगर आपने उसकी रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं करा, उसके सुझावों को स्वीकार नहीं करा, या आपने जो है उसके और आपकी राय में अंतर है और उस वजह से आप उसको मामले को सुलझाना चाहते हैं लेकिन सुलझ नहीं पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना चाहिए। ये क्या, यानी या तो हम किसी और अभ्यासरत अगर कोई सीए है उनके पास जाएं जो हमसे उम्र में अनुभव में बड़े हों, उनके पास जाएं, उनको बताएं पूरा मसला कि सर देखो हमने ये अंकेक्षण कार्य किया था और इस व्यक्ति से, चाहे वो फर्म का ही सीनियर व्यक्ति हो या कोई बाहर का, उससे हमने समीक्षा कराई थी, उसके और हमारी राय में अंतर आ रहा है और हम लोगों ने अंतर को, उसका समाधान निकालने की कोशिश करी, नहीं निकाल पा रहे, तो कृपया आप हमारी मदद कीजिए, या आईसीआई के पास चले जाएं। इसी तरीके से अगर गुणवत्ता नियंत्रक समीक्षक ने आपको कोई सुझाव दिया था, आप मान नहीं रहे, तो उनको आपने कारण बताया, हम इसलिए नहीं मान रहे, समीक्षक जो है वो कह रहे हैं नहीं आप गलत कारण दे रहे हो, ये तो माना जा सकता, तो हमने आपस में सुलझाने की कोशिश करी, नहीं सुलझा पाए, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप किसी अन्य अभ्यासरत पेशेवर अथवा किसी संस्था, पेशेवर संस्था जैसे आईसीआई वगैरह है, या और भी किसी संस्था के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बड़ा आसान सा है। चलिए, अब इसके बाद में जो अगली और आखिरी चीज आती है, अगली और आखिरी चीज क्या है? हमने जो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आप कौन कौन सी जो है नीतियां लगाएंगे। तो छठी जो चीज आती है वो आती है जो भी आपने वो लगाई है, नीतियां लगाई हैं, उनकी निगरानी। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हमने बहुत अच्छी नीतियां लगाई, बहुत अच्छे हमने जो है वो करे, सब कुछ बढ़िया करा हमने, है ना, ये सारी चीजें हमने करी जो आप पर से दिख रहे हैं, फर्म की गुणवत्ता की नीतियों की जिम्मेदारी, नैतिक आवश्यकताएं, ग्राहक सब अच्छा करा हमने, लेकिन और नीति इतनी अच्छी थी कि उससे गुणवत्ता नियंत्रण हो भी रहा था। पर हम एक बात जो छोटी सी है जो हम भूल जाते हैं, या शायद जो हमें याद रखनी चाहिए, वो बात ये है कि हमें गुणवत्ता नियंत्रण की जो नीतियां हैं उनकी समय समय पर स्वयं निगरानी करने की आवश्यकता है। सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में क्या फर्क होता है? सरकारी ऑफिस में भी नीतियां बनती हैं, प्राइवेट में भी बनती हैं, सरकारी ऑफिस में भी नीतियां अच्छी अच्छी बनती हैं, वहां पे भी अच्छे अच्छे आईएएस बैठे हैं तो अच्छी नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले काम या उनके द्वारा जो है उनकी पालना क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि क्योंकि वो लोग उन नीतियों का निगरानी नहीं करते जो इन्होंने बनाया, वो ये नहीं देखते कि इन नीतियों का सही तरीके से, उचित तरीके से पालन हो भी रहा है या नहीं, बस यहीं से समस्या चालू हो जाती है। एक अंकेक्षक फर्म को समय समय पर अपनी गुणवत्ता नीतियों
एवं प्रक्रियाओं का निगरानी करनी चाहिए यह देखने के लिए कि क्या वह उचित है एवं क्या उनका परिचालन प्रभावी है या नहीं। है या नहीं एवं क्या उनकी पालना उचित तरीके से हो रही है या नहीं। तो समय समय पर अपनी स्वयं की नीतियों की निगरानी करना आवश्यक है कि क्या ये नीतियां उचित हैं या नहीं, क्या उनका परिचालन प्रभावी है या नहीं, और उनकी पालना उचित तरीके से हो रही है या नहीं। इन तीन बातों की जानकारी लेने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यह जो निगरानी आप करेंगे, यह निगरानी लगातार करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया। इन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के प्रक्रियाओं में के परिचालन में ही शामिल होनी चाहिए। जिससे इनका प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण हो सके। एवं फर्म द्वारा की गई सेवाओं का गुणवत्ता आंकलन हो सके। ठीक है बेटा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास 6 नीतियां और प्रक्रियाएं हैं जो गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में लगाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में तो यहां पर हमारा SQC1 जो है वो खत्म होता है, SQC1 हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसके बाद में हमारे पास में है ऐसे 230। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात कही थी, शायद मेरे हिसाब से आपको याद होगी, होनी ही चाहिए।
ये SQC1 और SA-220 जो है दोनों एक जैसे ही हैं, यानी हम जो गुणवत्ता नियंत्रण मानक 1 और अंकेक्षण मानक 220, दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है, दोनों में मैंने लिखा भी था ऊपर फर्क, अगर आपको याद हो तो। SQC1 जो है वो फर्म पे लगता है, तो फर्म जितने भी, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, वो भी फर्म पे लगता है लेकिन तरीका अलग है, मैं बताता हूँ कैसे। SQC1 कहता है फर्म पे, यानी फर्म को इस तरह की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया या नीतियों को लगाना चाहिए, या इस तरह की गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि उस इकाई के द्वारा दी उस फर्म के द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाओं पर गुणवत्ता का नियंत्रण किया जा सके। और दूसरा जो ऐसे 220 है, वो सिर्फ उस अंकेक्षण के दौरान गुणवत्ता के नियंत्रण की बात करता है कि अंकेक्षण के दौरान गुणवत्ता का नियंत्रण हो रहा है या नहीं, उसको सुनिश्चित करने के लिए। तो उसमें हर एक अंकेक्षण के लिए अलग अलग आपको करना पड़ता है। यहां तो आपने पूरी फर्म के लिए बना दिया, अब हमने पूरी फर्म में गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम बना दिया। अब फर्म में जो भी काम होगा उसमें गुणवत्ता के नियंत्रण का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे 220 अंकेक्षण के हिसाब से हर एक अंकेक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण अलग अलग। तो ऐसे 220 की बात करेंगे, यानी अंकेक्षण मानक 220। ये सिर्फ वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पे लगेगा, के अंकेक्षण में आज समझ में आ गया फर्क? वहां पर किसके लिए था? फर्म द्वारा जितने भी आप कार्य करते हो उन सब में गुणवत्ता का नियंत्रण। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ, चलिए, तो क्या कर सकते हैं अंकेक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में, या क्या किया जाना चाहिए एक अंकेक्षक द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में? लेकिन जैसा मैं आपको कई बार इसको पढ़ाने के दौरान बार बार फर्क बताऊंगा, हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो जाए, सर आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है बार बार, क्योंकि आपको इन दोनों में फर्क जो है हर समय नजर आना चाहिए। हर समय आपको पता रहे कि हाँ यार इन दोनों में ये फर्क है। वहां पे हम बात करते थे, दो बड़े फर्क हैं वहां पे। एक फर्म द्वारा दी जाने वाली हर सेवा में गुणवत्ता होनी जरूरी, हर सेवा में, चाहे अंकेक्षण हो, चाहे समीक्षा हो, चाहे आश्वासन कार्य हो या अन्य संबंधित कार्य हो। इसलिए वहां पे फर्म में सिस्टम बनाया गया गुणवत्ता नियंत्रण। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहे हैं अंकेक्षण, हर एक अंकेक्षण कार्य में, यानी यहाँ पे बाकी सेवाओं की बात नहीं की गई और हो भी नहीं सकती, नाम ही अंकेक्षण मानक है। तो यह सिर्फ और सिर्फ अंकेक्षण सेवाओं के संदर्भ में ही लगाया जा सकता है, बाकी सेवाओं के संदर्भ में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ अंकेक्षण सेवाओं के संदर्भ में लगाया जाएगा। ठीक है, एक चीज तो इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि अंकेक्षण सेवाएं जब हम दें उस समय गुणवत्ता कैसे। दूसरी बात, ये हर एक अंकेक्षण कार्य के लिए अलग अलग तरीके से, यानी हम जब गुणवत्ता नियंत्रण की बात करेंगे तो जितनी बार आप अंकेक्षण कार्य करेंगे, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां, जैसा भी हमने कहा कि हर अंकेक्षण कार्य, तो यानी फर्म जब भी अंकेक्षण कार्य हम कोई करते हैं, कोई भी, तो हम उसकी एक अंकेक्षण टीम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम अंकेक्षण टीम कहते हैं। और उस अंकेक्षण टीम का एक क्या होता है? उस अंकेक्षण टीम का एक क्या एक जो है एक लीडर मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना, एक हेड मान लीजिए। तो एक ना कुछ भी आप समझ लीजिए ना, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे नियुक्ति साझेदार कहते हैं, जिसके बारे में मैं पीछे बहुत अच्छे से चर्चा कर कर आया था, बहुत सारी हमने चर्चा की थी। यदि आपको याद हो तो पीछे हमने नियुक्ति साझेदार का मतलब लोग समझते हैं, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, शायद अगर आपने पीछे के लेक्चर्स ध्यान से देखे और पढ़े तो आपको याद आएगा। हमने कहा था नियुक्ति साझेदार का मतलब लोग समझते हैं कि फर्म का साझेदार होगा,
नियुक्ति साझेदार से हमारा तात्पर्य होता है वो व्यक्ति जो अंकेक्षण टीम का हेड है, उसका उसका जो है सबसे मुख्य व्यक्ति है, जिसके ऊपर उस अंकेक्षण कार्य की जिम्मेदारी है। दोबारा समझिए, जब भी फर्म में कोई अंकेक्षण कार्य आता है तो उस अंकेक्षण कार्य को करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। उस अंकेक्षण कार्य को करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, वो तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसे तो सबको नहीं भेज सकते, चाहे उस टीम में एक आदमी हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे ज्यादा हो, वो निर्भर करता है अंकेक्षण कार्य की प्रकृति पर, अंकेक्षण कार्य में क्या चीजें शामिल की जानी है क्या नहीं, उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि उसमें क्या आएगा। तो जब भी हम कोई अंकेक्षण कार्य लेते हैं, अंकेक्षण कार्य हम कोई करते हैं, तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। अब हर टीम का एक नेता होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, जो कि जो उस पूरी टीम के सारे प्रयासों को पूरा दिशा निर्देश देगा। वो जो टीम का हेड होता है वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है कि फर्म का कोई साझेदार हो सकता है कि वो फर्म का कोई साझेदार हो, या फिर हो सकता है कि फर्म का कोई एम्प्लॉय हो जो सी हो। बस जो आवश्यकता है वो ये कि नियुक्ति साझेदारी, जो टीम का हेड है, वो हर हालत में क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। टीम का जो हेड है वो सीए होना जरूरी, ये महत्वपूर्ण है। अब सीए जरूरी नहीं है कि वो फर्म का साझेदार हो सकता है फर्म का साझेदार हो सकता है फर्म में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, हो सकता है फर्म में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, लेकिन सीए होना जरूरी। सीए फर्म में कर्मचारी भी तो काम करते ही ना, सीए काम भी तो करते हैं। तो यहां नियुक्ति साझेदार, ध्यान दीजिएगा, से मतलब टीम का अंकेक्षण टीम, उस अंकेक्षण कार्य को करने की टीम का जो हेड है वो। अब चूंकि हर अंकेक्षण कार्य के लिए अलग अलग टीम बनेगी, तो हर अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्ति साझेदार भी अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब एक बार में तो एक ही साझेदार बन सकता है ना, वो अंकेक्षण कार्य हो जाएगा तो फिर उसके बाद वही व्यक्ति दूसरे किसी अंकेक्षण टीम का नियुक्ति साझेदार बन जाएगा। तो अंकेक्षण टीम जो है वो अंकेक्षण टीम का जो नियुक्ति साझेदार है, उस ये ऐसे 220 अंकेक्षण मानक 220 पूरी जिम्मेदारी जो है उस नियुक्ति साझेदार पे डालता है। ये क्या कहता है, किसी भी अंकेक्षण कार्य में नियुक्ति साझेदार के ऊपर गुणवत्ता नियंत्रण की के ऊपर उस अंकेक्षण कार्य में उस अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। जिन बच्चों ने नियुक्ति साझेदार का मतलब मैंने आपको समझा तो अभी दिया है, लिखा हुआ पीछे है अच्छे से, आप पढ़कर आएंगे, चैप्टर 1 के दौरान मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 2 पढ़ लिया है उनको अच्छे से पता है, फिर भी मैंने दोबारा बता दिया, लिखा हुआ वहां पर, इसलिए लिख दोबारा नहीं रहे। ठीक है। तो किसी भी अंकेक्षण कार्य में जो नियुक्ति साझेदार है ना, यहाँ पे चाहे तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, अर्थात अंकेक्षण टीम, ध्यान दीजिएगा फर्म नहीं, अंकेक्षण टीम का नेता, दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति। ठीक है। एक चीज, अंकेक्षण मानक 220 के अनुसार एक नियुक्ति साझेदार को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्न जिम्मेदारियों को
लेना चाहिए। भाई अब आप उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई, तो हमने कहा भाई आप ये जो 5-6 हम जिम्मेदारियां बता रहे हैं ये आप अपने ऊपर ले लीजिए, और अगर इससे आप अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है, तो हमें जो है इन निम्न जिम्मेदारियों को लेना होगा, तब अपने आप क्या आ जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले नेतृत्व गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, अंकेक्षण में गुणवत्ता के लिए नेतृत्व। गुणवत्ता के लिए नेतृत्व जिम्मेदारी। ठीक है, पहली चीज तो देखें, जैसा हमने ऊपर कहा कि नियुक्ति से दर के ऊपर जो है नियंत्रण की अंकेक्षण की गुणवत्ता की नियंत्रण की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इसके लिए नियुक्ति साझेदार को गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम के अन्य सदस्य भी गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कौन करेगा सुनिश्चित, आप स्वयं करें। ठीक है, ये आप स्वयं सुनिश्चित करेंगे, तो कि टीम के अन्य सदस्य भी गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि जब आपने जिम्मेदारी ली है तो लाजमी सी बात है आप भी, आप तो करोगे ही, आपके ऊपर जिम्मेदारी, तो आप तो गुणवत्ता नियंत्रण करोगे ही, लेकिन आपकी टीम के बाकी सदस्य जो अंकेक्षण कर रहे हैं वो भी गुणवत्ता नियंत्रण करें, ये जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। उसके बाद दूसरा, संबंधित नैतिक आवश्यकताएं, संबंधित नैतिक आवश्यकताएं। संबंधित नैतिक आवश्यकताओं से हमारा क्या मतलब है, किसी अंकेक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में के संबंध में निम्न नैतिक आवश्यकताएं
इसी अंकेक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में निम्न नैतिक आवश्यकताओं की पालना होनी चाहिए। क्या क्या चीजें देखें, अब क्या करें हम लोग, कौन सी नैतिक आवश्यकताओं को पूरी करें जिससे कि गुणवत्ता नियंत्रण है। देखिए जरा, उन जोखिमों की पहचान करें जो किसी अंकेक्षक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, पहली चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन उन परिस्थितियों की पहचान करें जो परिस्थितियां आपके जो है स्वतंत्रता को या आपकी टीम के किसी भी सदस्य की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हो। सो उन जोखिमों की पहचान करें जो किसी अंकेक्षक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, एवं क्या फर्म द्वारा लगाए गए सुरक्षा मानकों से उन जोखिमों को दूर किया जा सकता है या नहीं। आ जाइए, दूसरा तो उन जोखिमों की पहचान करना बेहद आवश्यक होगा जिन जोखिमों में अंकेक्षक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हमने करा तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि हम अंकेक्षण कार्य करते रहेंगे और अंकेक्षण कार्य करने के बावजूद भी अंकेक्षण कार्य करते रहेंगे और अंकेक्षण कार्य करने के बावजूद भी हम लोग स्वतंत्र तरीके से अंकेक्षण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अंकेक्षक द्वारा, अंकेक्षक नहीं, नियुक्ति साझेदार द्वारा नियुक्ति साझेदार द्वारा संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना जिससे जोखिम दूर की जा सके एवं यदि ऐसा करना संभव ना हो तो अंकेक्षण कार्य छोड़ दिया जाना चाहिए।
तो संबंधित नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संबंधित नैतिक आवश्यकताओं को अगर आपने पूरा नहीं करा तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग पूरा अंकेक्षण कर लेंगे और पता चला पूरा अंकेक्षण करने के बाद हम लोग जो है अंकेक्षण में स्वतंत्रता को की पालना नहीं कर पाए, तो उस अंकेक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, ग्राहक के साथ ग्राहक अंकेक्षण कार्य स्वीकार करना एवं ग्राहक संबंध बनाए रखना। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है ना, SQC 1 जैसा ही है, तो दोबारा नहीं पढ़ना है अपने को। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, जैसा आपने वहां पढ़ा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे आए। ये एक स्टेप है जो SQC 1 में नहीं था, बाकी तो सारा सेम ही है। ठीक है, क्या है? अंकेक्षण टीम का निर्माण। आ जाए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियुक्ति साझेदार यहां पे लिखो, नियुक्ति साझेदार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंकेक्षण टीम के सदस्यों एवं अन्य विशेषज्ञ जो उस अंकेक्षण टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो टीम का हिस्सा नहीं है, परंतु अंकेक्षण कार्य करेंगे, अंकेक्षण कार्य में सहयोग करेंगे। में उचित क्षमता एवं विशेषज्ञता होनी चाहिए। में उस अंकेक्षण कार्य को करने की होनी चाहिए। ठीक है ना, आई बस में। तो ये बहुत, एवं ये भी लिख देते हैं, उनमें नैतिक आवश्यकताओं एवं वैधानिक आवश्यकताओं की
पालना की क्षमता भी हो। यानी हमें वही लोगों को शामिल करना है अपनी टीम में जिनके अंदर उस अंकेक्षण कार्य को करने की क्षमता हो और उस अंकेक्षण कार्य को करते समय वैधानिक और नैतिक आवश्यकताओं की पालना की क्षमता भी हो। ऐसे हर किसी को टीम में नहीं लेना होता। और अब कार्य करना, ठीक है। नियुक्ति साझेदार के ऊपर अंकेक्षण के निर्देशन, विश्लेषण एवं निष्पादन की जिम्मेदारी होती है। उसे गुणवत्ता की पालना करनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, कुछ छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं ऐसे 220 के संबंध में, आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।